हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज एक टॉपिक है पाकिस्तान स्टडीज़ का, पाकिस्तान अफेयर्स का। बाकी भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएंगी, लेकिन आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध में या पाकिस्तान में आना या सब कॉन्टिनेंट के अंदर आना, तो ये है हमारा टॉपिक। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस टॉपिक है जो कहीं भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो हम इसे शॉर्टली देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, क्यों आए। मतलब क्यों आए तो खैर ऑब्वियसली आ जाएगा इसमें, लेकिन कौन थे, उनकी एज क्या थी, ये तमाम चीज़ें, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वही हम इधर जिक्र करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ आने का जो चीफ रीज़न था वो क्या था। तो इसका जो इनका आने का जो चीफ रीज़न था, यानी जो कह सकते हैं आप जो मेजर रीज़न था वो तो पायरेट्स क्या थे। थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। पुराने वक्तों में, यानी अभी इस्लाम नहीं आया था हमारे इलाके में, बहुत पुरानी बात है कि श्रीलंका और इंडिया का जो वेस्टर्न जो कोस्ट है, यानी मगरिबी जो किनारा है वहाँ, और सऊदी अरबिया और अरब के जो 2-3 ममालिक थे, उनकी आपस में ट्रेड चलती रहती थी, उनका आपस में लेन देन चलती रहती थी। तो हुआ ये कि लिखा है ना कि फ्रॉम द प्री इस्लामिक टाइम्स देयर वाज अ ब्रिस्क trade between the eastern coast of Arabian Peninsula and the western coast of India and Sri Lanka. Ships rode the eastern monsoons to the coast of Malabar and Sri Lanka. ये सिंपल बताया जा रहा है कि जब मानसून की हवाएं चलती थी तो जो है वो शिप्स जो थी, मतलब जो ट्रेड का जो सामान और लोग जो थे, मर्द औरतें और बच्चे वगैरह, ये सारे के सारे क्या करते थे, शिप्स में बैठ के जब ईस्टर्न मानसून्स आती थी तो ये चले जाते थे मालाबार और श्रीलंका के इलाके की तरफ, क्योंकि हवाएं उनको उस तरफ ले जाती थी। अब जैसे ही जो है वो दूसरी मानसून यानी कि वेस्टर्न मानसून आती थी तो ये क्या करते थे, वापस आ जाते थे उन हवाओं के ज़रिए। उन हवाओं की वजह से जो है वो जो प्रेशर क्रिएट होता था, तो ये शिप्स के अंदर बैठ जाते थे, जिसकी वजह से ईज़िली ये लोग घर पहुंच जाते थे। ठीक है, तो ये एक उनका एक टेक्निकल और ज़बरदस्त तरीका था कहीं भी आने जाने का, क्योंकि उस वक्त जो है वो ऐसी चीज़ें एज सच थी नहीं। स्टीम इंजन वगैरह ये सारी चीज़ें 1700 और 1800 के बाद बनी है ना, तो इंजन्स वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। तो ये बात हो रही है 700 या 690 या 700 ईस्वी की, तो ये बहुत पुरानी बात है। आज से तकरीबन ये 1400 साल पहले की बात है, या इससे भी ज़्यादा पहले की बात है। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये बिल्कुल इनके लिए मुनासिब था कि वो हवाओं को यूज़ करते हुए कहीं भी आएँ या जाएँ। बाय द वे, हुआ ये कि कैप्चरिंग ऑफ द मुस्लिम्स, हुआ ये कि जो सिंध के जो वहाँ का पहले वाला जो सिंध था, आप यूँ समझें कि श्रीलंका इंडिया से जब ये गुज़र के आते थे या जाते थे तो बीच में इनको पड़ता था सिंध। और सिंध के इलाके में, जहाँ सिंध का जो इलाका है, जहाँ का एक मशहूर इलाका है देबल, तो देबल के इलाके के जो पायरेट्स थे, यानी समुद्री लुटेरे जो थे, ये इनको पकड़ लेते थे और इनकी लूट मार करते थे। हुआ ये कि ईयर 707 में, यहाँ लिखा है, मेंशन्ड है, ईयर 707 में हुआ ये कि मुसलमानों की जो है वन ऑफ मर्चेंट शिप्स, जो है मुसलमानों की जो शिप थी, उसको इन्होंने कैप्चर किया। किसने कैप्चर किया? ये कैप्चर किया सिंध के जो लुटेरे थे उन्होंने किया, जो कि श्रीलंका से वापस जा रही थी पर्शियन गल्फ की तरफ। ठीक है, अब जो है ना, हुआ ये कि हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि आगे है यहाँ पे मेंशन्ड है, उससे पहले आप ये समझें कि उनके अंदर, उस शिप्स के अंदर जो है वो बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, अपना औरतें भी थीं। इनको इन्होंने कैप्चर किया और राजा दाहिर ने क्या किया, इनको जेल के अंदर डाल दिया। और व्हाट्सोएवर रीज़न, ख्वाम इसने जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जेल में डालने वाली। बहरहाल उसने पंगा लिया। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे आप। लेटर बाय हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त जो है इनका लीडर था, मुसलमानों का हमारा लीडर था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर लिखा
इसको राजा दाहिर को कि भाई आपने क्या करना है, आपने इन कैप्टिव्स जो हैं यानी ये जो कैद शुदा लोग हैं इनको आपने क्या करना है, इनको आपने छोड़ना है, इनको आपने रिहाई देनी है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने यानी राजा दाहिर ने क्या कहा कि भाई मेरा इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, लिहाजा मैं आपकी कोई डिमांड पूरा नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उसने किसी भी तरीके से उनको जवाब दे दिया और सीधा सीधा जवाब दिया कि भाई मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद फिर मजबूरन क्या किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या किया, उबैदुल्लाह को भेजा। अब ये वो नाम है हिस्ट्री में जिसके बारे में हमें नहीं पता। हम जानते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम को जानते हैं, इनके बाद आने वाले महमूद गजनवी को जानते हैं, लेकिन उबैदुल्लाह को नहीं जानते। उबैदुल्लाह वाज द वन हु वाज सेंट इन द वेरी प्रियर टाइम्स और यू कैन से प्रिमिटिव टाइम्स। तो आप देख लें यहाँ लिखा है कि भाई हज्जाज सेंट एन एक्सपीडिशन अंडर उबैदुल्लाह बिन हान टू फ्री द कैप्टिव्स बट उबैदुल्लाह वाज डिफीटेड एंड किल्ड वगैरह वगैरह। तो राजा दाहिर के जो सिपाही थे उन्होंने इनको शहीद कर दिया, मार दिया। अब जो है ना मोहम्मद बिन कासिम की बारी आई। अब ये एक लॉन्ग स्टोरी है कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे सिलेक्ट हुए, वो क्यों सिलेक्ट हुए, तो वगैरह वगैरह। बहरहाल उसकी कोई ज़्यादा यहाँ ज़रूरत नहीं है बात करने की। अब उन्होंने क्या किया कि 7,000 की जो ट्रेंड आर्मी थी 7,000 की, वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ उन्होंने भेज दी। अब इससे ये हुआ कि जो है वो वहाँ आए और उन्होंने सही तरीके से इस्लाम का भी प्रचार किया और उन कैदियों को भी छुड़वाया। बाद में भी उन्होंने कैदी पकड़े थे वगैरह वगैरह, उनको छुड़वाया बाद में। तो इनकी जो एज थी ये टोटल 17 साल थी। 712 में ये आए थे, लेकिन इनकी एज क्या थी, 712 थी। तो ये एक मशहूर बात है, ये कहीं भी क्वेश्चन में आ सकता है। ये 712 में आए थे, यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं लिख देता हूँ, 712 में ये लोग आए थे। अब ग्रोथ ऑफ इस्लाम यानी कि ये कब की बात हो रही है, मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ आने और इलाके को मुसलमान बनाने और वहाँ तबलीग करने के बाद की बात हो रही है कि वहाँ कैसे जो है वो जो इलाका है वो कैसे बाद में मुसलमान बन गया। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और सबसे पहले जो है वो देबल के मकाम पे आए, क्योंकि जब वो वहाँ से उतरे तो जिस इलाके में उन्होंने पहला कदम रखा तो उसे कहते हैं देबल का इलाका। आज भी है लेकिन अब उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, ये कराची के किसी आसपास इलाके में है। यहाँ एक भंभूर मस्जिद भी है जो इन्होंने सबसे पहले बनाई थी, आप चेक कर लें आपको मिल जाएगा ये। तो ये है कि पहली मस्जिद भी इन्होंने बनाई थी उधर ही देबल के इलाके में। बाय द वे अब इन्होंने क्या किया कि भाई टाउन इन सिंध कैप्चर्ड बाय अरब्स अंडर मोहम्मद बिन कासिम लीडरशिप होगा आई थिंक। ओके, इट इज़ आल्सो सेड दैट जस्ट बिफोर द फाइनल अटैक द Brahmin came out to inform the invaders that the flag on the temple is talisman and if they strike it down the city will hold no longer। यानी उन्होंने जो ब्राह्मण थे वहाँ के ब्राह्मण जो थे उन्होंने क्या कहा, इनको आके बताया कि भाई ये जो फ्लैग है टेंपल के ऊपर, हमारे मंदिर के ऊपर जो फ्लैग है, अगर आपने किसी भी तरीके से इसको हटा दिया यहाँ से तो पूरे का पूरा जो इलाका है वो आपकी पैरवी करने लगेगा। अब एक किसी की कोटेशन है, ये चचनामा एक बहुत ज़बरदस्त किताब है, उसके अंदर की ये कोटेशन है कि भाई व्हेन द आर्मी ऑफ इस्लाम स्केल्ड द वॉल्स ऑफ द फोर्ट द देबलीज यानी कि जो देबल के रहने वाले लोग हैं ओपन द गेट्स एंड आस्क्ड फॉर मर्सी। यानी आप यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ही मुसलमान पहुँचे तो जो देबल के जो मकामी लोग थे वो आप यूँ समझें कि रोने लगे कि भाई आप अच्छा हुआ आ गए, मेहरबानी करके हमें यहाँ से आज़ाद करवाएं। इसका ये साफ मतलब है कि भाई वहाँ लोग बेजार थे, राजा और महाराजाओं की जो पॉलिसियाँ होती हैं वहाँ वो लोग उनसे बहुत बेजार थे, जिसकी वजह से जैसे ही मुसलमान आए तो उन्होंने रो कर अपनी दुहाई सुनाई कि भाई हम यहाँ नहीं रह सकते। तो ये कहाँ की कोटेशन है, ये है राइटर ऑफ चचनामा के अंदर लिखी गई ये है अपना, ये एक अपना आपके रेफरेंस के लिए आप कह सकते हैं कि भाई व्हेन द आर्मी ऑफ इस्लाम स्केल्ड द वॉल्स ऑफ द फोर्ट द डेबलीज ओपनड द गेट्स एंड आस्क्ड फॉर मर्सी। अपने अल्फाजों में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब जो है वो आगे चलते हैं, मुस्लिम इन्वेजन्स आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया है लेकिन
थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। कहते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम का जो रूल था वो आगे आने वाले लोगों के लिए उन्होंने आसान बना दी चीज़ कि भाई आगे जो भी आएगा वो आराम से जो है यहाँ पे काम कर सकेगा इजी तरीके से, क्योंकि पहले से लोग जानते हैं कि मुसलमान यूँ होते हैं, और जब वो आए थे तो काफ़ी सारे लोगों को मुसलमान बना कर भी गए थे। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ आकर उन्होंने शादियाँ भी की अरब लोगों ने। और आज भी सिंध में अगर आप हिस्ट्री की बात करें, सिंध बलूचिस्तान इधर उधर, तो उनकी जो ताने बाने हैं वो मोहम्मद बिन कासिम के एक्सपीडिशन से कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो हमारा अरब कल्चर काफ़ी हद तक होना, उसका रीज़न यही है कि हमारे पास जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की और उनका कल्चर यहाँ हमारे साथ ब्लेंड हो गया, मिक्स हो गया। और एक और चीज़, जो सिंधी रस्मुल ख़त है, यानी सिंधी लिखने का जो तरीका है, वो अगर आप दूर से देखें तो आपको लगेगा कि ये कुरान पाक वाला तरीका है, यानी अरब जिस तरह लिखते हैं तो सेम वही है। तो सिंधी रस्मुल ख़त जो है वो भी अरब से लिया गया है, आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ कुछ कोटेशंस हैं, ये आप देख लें, आपको PDF भी सेंड कर दी जाएगी, उस कोटेशंस को याद कर लें तो बेहतर है, अच्छी बात है, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बाद में आने वाले जो लोग थे उन्होंने किस तरह काम किया। तो ये टॉपिक आगे चलता रहता है, बहुत लंबा एक लेंथी सा टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक था मोहम्मद बिन कासिम का आना और यहाँ से चले जाना। तो 715 के अंदर वो चले गए, 712 में आए और 715 के अंदर चले गए, और इसी में उनकी डेथ भी हो गई। ये एक अलग सी स्टोरी है, बड़ी आप कह सकते हैं कि हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, वो भी आप चेक कर लें, आपको मिल जाएगा। सो यहाँ तक अगर कोई चीज़ कंफर्म करनी हो, अगर कोई चीज़ पूछनी हो